अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरे वीडियोस का आज हम शुरू करने वाले हैं, वो है चैप्टर 12 फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, आपने पहले सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने कई बार आपको बोला है कि भाई हम देखिए स्टॉक्स को फिल्टर आउट करेंगे, हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगाएंगे, फिर उसके बाद हम वेट करेंगे एक मोमेंट का, और उस मोमेंट पर फिर हम स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बाय करेंगे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियोस में आपने जाना था स्टॉक मार्केट साइकिल के बारे में। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस है। शायद हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट के बीच में ही रहे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपना टेंशन खो दो, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मेन जो क्रक्स है इस पूरे वीडियोस का, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप मिस करो। ठीक है, तो अपने पूरे माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, पूरे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिए और इसके बारे में जानिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, नींव का पत्थर है ये हमारा, कॉर्नर स्टोन जिसको हम बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज़ है? लोग इसे FA भी बोलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है स्टॉक्स को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, उन स्टॉक्स को जिन स्टॉक्स को हम लंबे समय के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, जिंदगी भर के लिए होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं आपको स्वीट एंड सिंपल तरीके से लेके चलूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम फालतू के कचरे में या फालतू की चीज़ों में वेस्ट करें। रिलेवेंट चीज़ें पढ़ें, और जिनसे अपना काम हो जाए उतना अपन पढ़ें। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमें 2 चीज़ें जाननी हैं, रेशोज़ और एनुअल रिपोर्ट्स। रेशोज़ मतलब क्या होता है? रेशो मतलब जानते हो आप? रेशो मतलब न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स मतलब वार्षिक रिपोर्ट्स, वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, पढ़ते हैं। पहले देखिए रेशोज क्या चीज़ हैं। रेशोज क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, जो कि एनुअल रिपोर्ट्स में लिखे हुए होते हैं। देखिए एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? वार्षिक रिपोर्ट जो होती है ना किसी भी कंपनी की। सपोज करिए मैंने कोई कंपनी चुनी, मैरिको। मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बार बार मैं ये कह रहा हूँ। हालांकि आप लोग मुझे कह रहे हैं, मुझे ईमेल आ रहे हैं आप लोगों के कि सर आप स्टॉक्स को रिकमेंड करता हुआ वीडियो भी बनाइए। तो देखेंगे फ्रेंड्स, अभी डिसाइड नहीं किया, लगेगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगा किसी स्टॉक के बारे में पूरा एनालिसिस कर। ठीक है, वो आगे की बात है। तो अपन बैक टू अवर वर्क आते हैं कि देखिए जो एनुअल रिपोर्ट होती है, जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, उसके अंदर क्या है, आप कभी खोलिएगा, उसमें फिगर्स ही फिगर्स लिखे हैं। 10 साल पहले ये रिजल्ट था मेरा, है ना, और 11 साल पहले, 9 साल पहले ये रिजल्ट था, 8 साल पहले ये रिजल्ट था। तो वार्षिक रिपोर्ट क्या है? जैसे हम क्या है, कॉलेज में हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट मिलती है ना हमको, जिसे हम अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं। ठीक है मैं छुपाया करता था, इसलिए बता रहा हूँ। तो आजकल तो बच्चे खैर पढ़ने वाले हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो क्या करता था, उसमें क्या होता था, उसमें क्या टीचर नंबर दिया करती थी कि भाई हाफ ईयरली में ओम प्रकाश गुप्ता के 30 में से 15 नंबर हैं, 10 नंबर हैं। ठीक है, फिर इस तरह से 3-3 महीने में जो हमारे एग्ज़ाम होते थे उनके नंबर हुआ करते थे कि 30 में से कितने नंबर हैं, इस 30 में से कितने नंबर हैं। फिर एक लास्ट पेपर होता जिसे बोलते थे फाइनल एग्ज़ाम, उसमें आता था 100 नंबर का पेपर कि 100 नंबर में से इसके 10 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, इंग्लिश में 20 नंबर हैं, हिंदी में 10 नंबर हैं, फिजिक्स में 3 नंबर हैं, केमिस्ट्री में 5 नंबर हैं, ऐसे। ठीक है, हालांकि मेरे इतने कम भी नहीं आया करते थे। ठीक है, तो क्या होता है, वार्षिक रिपोर्ट जो होती है उसमें भी इसी तरह से नंबर लिखे होते हैं कि 10 साल पहले हमने क्या क्या परफॉर्मेंस करी थी, हमारे पास कितना पैसा था, हमारे पास कितना हमने रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, वो पढ़ोगे आप, डोंट वरी, कितना OPM था। इस तरह से फिगर्स ही फिगर्स उसके अंदर होते हैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ होता है, मतलब कुछ शब्द भी, वर्ड्स भी लिखे होते हैं, पैराग्राफ भी लिखे होते हैं, कुछ फिगर्स भी दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सपोज हमने मैरिको एक स्टॉक सेलेक्ट किया। मैरिको कौन सी कंपनी है? मैरिको वो कंपनी है जिसका सफोला प्रोडक्ट है। मैरिको वो कंपनी है जिसका पैराशूट हेयर ऑयल आता है। ठीक है, मैरिको वो कंपनी है जिसका ऊडल के नाम से नूडल आया है। मैरिको वो कंपनी है जिसने अभी एक आर्गुमेंट हुआ था डाबर हनी और मैरिको सफोला हनी के बीच में, तो सफोला हनी जो है वो बेटर पाया गया। ये वो मैरिको कंपनी है।
हरीश मेरीवाला की कंपनी है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात देखिए जो मुझे लगती है वो ये है कि जो अभी एक इनका इंटरव्यू आया था, उन्होंने उसमें ये बोला कि देखिए मैं कंपनी को ओन करता हूँ, मैं कंपनी का ओनर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी मेरी है, ये कंपनी स्टेक होल्डर्स की है, ठीक है। तो देखिए अगर आपका डायरेक्टर ज़मीन से जुड़ा हुआ है तो ही ऐसी बातें करता है, ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। इसलिए मैंने मैरिको कंपनी चुनी है, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे कहने से मत ले लेना कि मैंने इस टाइम पर कह दिया मैरिको तो ले लो, मैं बना दूंगा अपने हिसाब से वीडियोस, उस टाइम उसमें देखेंगे अपन। तो आप क्या करिए, मैरिको की एनुअल रिपोर्ट खोलिए, उसमें आप देखोगे कि डायरेक्टर ने, ओनर ने अपने कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। उसने बताया है कि मैं कंपनी को आगे कैसे लेके जाऊंगा, उसने बताया है कि कंपनी ने इस साल कैसा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया तो क्यों किया, अच्छा किया तो क्यों किया, आगे क्या करेगा, ये सारी चीज़ें उसने लिखी हैं। थोड़ा सा नीचे जाओगे ना आप एनुअल रिपोर्ट में तो देखोगे फिगर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, भरमार है नंबर्स की और फिगर्स की, ठीक है। तो ऐसी हमें 10 साल की एनुअल रिपोर्ट्स देखनी है, ठीक है। हम क्या देखेंगे एनुअल रिपोर्ट्स में, हम देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 6 जो रेशोज मैंने आपको लिखे ना 1 2 3 4 5 6, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशोज हैं, ठीक है। 7वें पॉइंट पर मैंने लिखा है अदर रेशोज लाइक पीई रेशोज, ROIC, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, OPM, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मार्जिन, PEG, बुक वैल्यू, ये सब इग्नोर कर दो आप, इनका कोई मतलब मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। 6 जो ऊपर के हैं उनके बारे में आप समझ लीजिए, जो हम इनको काम में लेंगे और डिसाइड करेंगे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने के लिए। तो पहला है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है कि वो प्रॉफिट जनरेट करेगी। ये किस में लिखे होता है, ये ROE से आप देख सकते हो। अगर किसी कंपनी की ROE बढ़ती हुई है तो कंपनी प्रॉफिट अपना बढ़ाती जा रही है, इट्स गुड, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, या तो अपने चीज़ की रेट बढ़ा दे, यानी मार्जिन ज़्यादा ले ले, या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाए, लोगों तक पहुंचाए, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल को मजबूत करे, या कोई नई चीज़ नए सेगमेंट में वो उतर जाए, तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है, कंपनी की एफिशिएंसी बताता है प्रॉफिट जनरेट करने की। सेकंड है फ्रेंड्स ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी ने जो कैपिटल लगाई है, कंपनी क्या करती है, बीच बीच में पैसा लगाती रहती है, 5,000 करोड़ 1,000 करोड़ रुपए डालती रहती है। कोई नया बिजनेस करना है, जैसे मैरिको कंपनी को ऊडल के नाम से नूडल्स निकालने थे, नेस्ले की मैगी को टक्कर देने के लिए, ITC की मैगी को टक्कर देने के लिए, तो क्या करा, सपोज करो 1,000 करोड़ रुपए उठाया कंपनी ने अपना और मार्केट और अपने कंपनी में लगाया, एक नई प्रोडक्शन लाइन बनाई, ठीक है। तो जब कंपनी ने वो कैपिटल लगाई है तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है, वो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा, 2021 के एनुअल रिपोर्ट में लिख रहा होगा, फिर 2020 के एनुअल रिपोर्ट में लिख रहा होगा, 2017 के एनुअल रिपोर्ट में लिख रहा होगा, 2011 के एनुअल रिपोर्ट में लिख रहा होगा। आपको ये देखना है कि अगर ROCE बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब 2011 में सपोज ROCE थी 20, 2012 में कोई ROCE 22, फिर 24, 26, 28, 30, 32, 34, तो इट्स अ गुड इंडिकेटर। कंपनी क्या कर रही है, जो अपना पैसा लगा रही है वो दिमाग से लगा रही है और उसमें प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, ठीक है। तीसरा जो हम रेशो देखते हैं 10 साल के एनुअल रिपोर्ट्स में, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब कंपनी ने जो पैसा लिया है, जो इंटरेस्ट बर्डन है, वो कितना गुना है उसकी कमाई का, ठीक है। ऐसे समझो कि 100 रुपये तो मेरी औकात है और 200 रुपये का मैं लोन ले लूँ, तो ये ऐसी कंपनियों में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हाँ, 100 रुपये अगर मेरी औकात है और मैं 10 रुपये का लोन ले रहा हूँ तो वो चल सकता है, 20 रुपये का लोन ले रहा हूँ चल सकता है, ठीक है। चौथा रेशो है डेब्ट टू इक्विटी, मतलब आपकी लायबिलिटी क्या है और आपकी एसेट क्या है, उसका रेशो। लायबिलिटी तो है ऐसा मेरे पास 1,000 करोड़ की और एसेट मेरे पास है 500 करोड़ के, मतलब पूरे मशीनरी, कंपनी, जमीन जायदाद अगर कंपनी अपनी बेच दे तो 500 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन बैंकों से उधार कितना ले रखा है, 1,000 करोड़ का। ऐसी कंपनियों में भी हमें पैसा नहीं डालना, ठीक है। ये सारे फिगर्स आपको 10 साल के एनुअल रिपोर्ट्स में मिलते हैं, ठीक है। आप 2011 की एनुअल रिपोर्ट खोलो, उसमें ये लिख रहे होंगे, उनको एक जगह कॉपी पे लिख लो। 12 की खोलो, लिख लो। 13 की खोलो एनुअल रिपोर्ट, खोल लो।
अब सवाल आता है एनुअल रिपोर्ट मिलेगी कहाँ? तो आपको क्या करना है, सीधे साइट गूगल पे लिखना है मैरिको, ठीक, कंपनी का साइट खुल जाएगा। कंपनी के साइट में आप जाओगे, इन्वेस्टर सेक्शन होता है, इन्वेस्टर सेक्शन में जाओगे ना, क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको एनुअल रिपोर्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। उस जैसे उस पर आप क्लिक करोगे तो एनुअल रिपोर्ट 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सारी एनुअल रिपोर्ट आपको दिख जाएंगी। 11 की खोलो, उनमें से सारे रेशो कॉपी में लिख लो। 12 की खोलो, सारे रेशोज लिख लो। 13 की खोलो, लिख लो। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे कॉपी में लिख लो। फिर ये देखो क्या ये बढ़ती हुई हैं क्या, ठीक है। बैक टू द वर्क। पांचवा रेशो है वो है प्लेज्ड परसेंटेज। मतलब कंपनी क्या करती है, कई बार अपने स्टॉक्स को बैंकों को गिरवी रख देती है पैसा लेने के लिए। हालांकि अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है, कंपनी ये चाहती है, देखिए मैं ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत कंपनियों के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी है और मेरे को लगता है कि हर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ कुछ तो बता ही सकता हूँ। तो प्लेज परसेंटेज आप देखेंगे, उसके पीछे रीज़न कई बार ऐसा होता है कि सपोज करिए एक पिताजी हैं, उन पिताजी की 10 औलादें, 10 संतान हैं और बिजनेस तो एक है। अब क्या होगा, उन 10 संतानों में होड़ मच जाएगी या उन 5 संतानों में होड़ मच जाएगी, कैसे मैं मेजोरिटी स्टेक होल्डर बन जाऊँ, कैसे मैं मेरा इस कंपनी में 51% का हिस्सा कर लूँ कि कंपनी को ओवरटेक कर लूँ, कैसे मैं अपनी रेशो बढ़ाऊं, कैसे मैं अपनी स्टॉक होल्डिंग बढ़ाऊं, कैसे मैं कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा ओनरशिप कर लूं। ऐसा उन पांचों में कंपटीशन लग जाएगा। तो पिताजी क्या करते हैं पता है, 50% स्टॉक्स लिए और 20% कंपनी के स्टॉक्स को बैंक में गिरवी रख देते हैं, ठीक। तो ये भी एक तरीका होता है अपनी कंपनी को बचाने का, ठीक है। पर ये कोई 100 में से 1500 कंपनियों में से कोई एक कंपनी करती है, उस कंपनी का नाम भी मेरे को पता है, लेकिन हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम मुद्दे पर आते हैं। प्लेज परसेंटेज होता है कि कंपनी ने अपने कितने शेयर गिरवी रखे हैं बैंकों में। बैंकों में वो शेयर इसलिए गिरवी रखते हैं जिससे उनको पैसे मिलें और पैसे को बाजार में लगाकर वो प्रॉफिट दिखाएं और कंपनी को आगे बढ़ाएं। ये गलत तरीका है प्लेज करना, लेकिन हाँ, एक 10% अगर किसी ने प्लेज किया है उसके अंदर अंदर ये चीज़ चल सकती है, ठीक है। 100 स्टॉक्स हैं, 100 में से 100 मैं गिरवी रख दिया तो मेरी ओनरशिप कहाँ बची कंपनी के ऊपर, ठीक है। 100 में से मैंने 60 गिरवी रख दिए, 40% मेरे पास हैं, तो मेरी कंपनी रही कहाँ, वो तो बैंक की कंपनी हो गई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप गिरवी रख क्यों रहे हो, आपके पास पैसे कमाने के, पैसे इकट्ठा करने के, बाजार से पूंजी जुटाने के और भी तरीके हैं, आप उनको फॉलो करिए। ये तो लास्ट तरीका होता है बिल्कुल, कि कोई कहीं से पैसा मिल ही नहीं रहा है तो अपने स्टॉक्स उठा के बैंकों में गिरवी रख दिए और वहाँ से कंपनी ने पैसा निकाला और बाजार में लगाया, ठीक है। तो हम उन कंपनीज को भी अवॉइड करेंगे जिन्होंने गिरवी ज़्यादा रखे हैं अपने स्टॉक्स, ठीक है। छठा पॉइंट है प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स मतलब ओनर्स, डायरेक्टर्स, उन्होंने कितना हिस्सा रख रखा है। आप सपोज करिए आपकी ही कंपनी है और आपके पास हिस्सेदारी नहीं है, तो लोगों के पास मैसेज किया जाएगा कि यार इस इंसान को अपनी कंपनी पर विश्वास नहीं है। और एक सपोज करिए कंपनी है आपकी, उसमें आपकी हिस्सेदारी है 60%, आपने क्या करा और हिस्सेदारी बढ़ाकर 65% कर ली और बढ़ाकर 70 कर ली हिस्सेदारी, ठीक है। बाजार से आप स्टॉक खरीद रहे हो और अपने पास रख रहे हो, अपनी कंपनी के स्टॉक्स की बढ़ा रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि आपको अपनी कंपनी पर विश्वास है, तभी तो आप खरीद रहे हो अपनी कंपनी के स्टॉक्स। ओनर अपनी कंपनी के स्टॉक्स कब खरीदेगा, जब उसे लगेगा कि यार मेरी कंपनी बेहतर करेगी, ये सही टाइम है, ठीक है। तो प्रमोटर्स क्या है, वो हैं होल्डिंग्स जो कंपनी के ओनर्स होल्ड करते हैं। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है तो उन कंपनियों को भी हम इग्नोर करेंगे। आगे वाले वीडियोज में पढ़ोगे सारी चीज़ें, अभी जब थोड़ी पढ़ लो सारी चीज़ों की। 7वां पॉइंट है अदर रेशोज, प्राइस अर्निंग रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मार्जिन, इन सबको इग्नोर कर दो, कोई मतलब नहीं है। मतलब है, डेफिनेटली मतलब है, तभी बने। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे ना, तो ये 6-7 पैरामीटर्स जो आपने पढ़े हैं, 5-6 पैरामीटर्स, यही बहुत हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को फिल्टर करोगे ना तो कुछ आउटपुट निकल कर नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि कैसे 10 साल के एनुअल रिपोर्ट्स आपको देखनी है। साइट पर जाना है, इन्वेस्टर सेक्शन में जाना है, एनुअल रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। एनुअल रिपोर्ट्स में आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, बहुत सारे आपको लिंक्स दिख जाएंगे वहाँ पर एनुअल रिपोर्ट्स में, ठीक है। 2011 की, 12 की, 13 की, 14 की, उन सब एनुअल रिपोर्ट्स को आप खोलो, कॉपी में लिख लो। आप कहोगे यार पागल हैं क्या यार, यही काम बचा है ना।
तो भाई बहुत मेहनत का काम हो गया ये तो। कोई बात नहीं, हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। फ्रेंड्स मैं अभी यही देख रहा था कि टाइम ऐसा तो नहीं ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया हो, तो मैं इसके नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है ना वो कवर करूँगा, फिर अपन वीडियोज़ ख़त्म करेंगे, फिर इसी का मैं एक दूसरा पार्ट बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये जो 10 साल का डेटा इकट्ठा करना है बहुत मुश्किल वाला काम हो गया, तो हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का नाम है ये, क्या है, screener.in। ये देखिए एक साइट है, ये भी एक अच्छा शख्स है, बहुत अच्छा शख्स है जो फ्री में हमारी सेवा कर रहा है, जैसे मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ फ्री में वीडियोस बनाकर, ठीक है। कोई पैसा नहीं ले रहा आपसे, तो इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मुफ्त में भी चीज़ें मिलती हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। तो आपको क्या करना है, screener.in साइट गूगल में खोलनी है। आपको गूगल में क्या लिखना है, स्क्रीनर लिखना है, स्पेलिंग मैंने लिख दी है, SCREENER। स्क्रीनर लिखते screener.in आ जाएगा, उस पर क्लिक करिए, ठीक है। आप उसमें देखेंगे एक स्क्रीन लिख रहा है, स्क्रीन्स लिख रहा है, उसमें लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ स्क्रीन्स लिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, ठीक है। फिर उसमें क्रिएट न्यू स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, स्क्रीन के बीचों बीच आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। और ये जो क्वेरी मैंने आपको दी है ना फ्रेंड्स, अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये बनाई है। ये जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर, इसी चीज़ के लोग हज़ारों लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। ऑल क्रेडिट्स गोज टू गॉड, पेरेंट्स एंड मी। तो आपको क्या लिखना है, क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक करना है, एक नया टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपको एज इट इज़ ऐसा लिख देना है, बिना दिमाग लगाए। क्या क्या लिख रहा है वो बता देता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 100, मतलब किसी कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप क्या होता है, उसकी कंपनी की पूरी वैल्यूएशन वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैंने क्यों लगाया है, ये मैंने फ्रेंड्स इसलिए लगाया है जिससे उस तरह के स्टॉक्स फिल्टर होकर नहीं आए जिनको हम बोलते हैं घटिया किस्म के स्टॉक्स, या हो सकता है मेरा कहना ये सही नहीं है, घटिया किस्म के स्टॉक्स मतलब आप ये मान लीजिए कि हमें उन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका मार्केट कैपिटल 100 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। तो मार्केट कैप ग्रेटर देन 100 करोड़, एंड मतलब कि मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर तो हो ही हो, साथ में क्या हो, डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी अपन ने पढ़ा था पिछले में, क्या लिख रहा था, एसेट और लाइबिलिटीज का रेशो शुड बी लेस देन 1। मतलब ऐसा ना हो कि मेरे पास 500 रुपये की तो औकात है और मैं 600 रुपये का उधार लेके बैठा हूँ, लाइबिलिटी मेरे पास 600 रुपये की है। कंपनी की ओवरऑल मार्केट में अगर वो बेचने जाए अपने आप को तो है कंपनी 500 करोड़ की, उधार ले रखा है 1000 करोड़ का। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे क्या आप, नहीं करोगे ना। तो हर कंपनी में जिसमें भी डेट टू इक्विटी ग्रेटर देन 1 है वो कंपनी रिस्की है, हमें उस कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बात क्लियर है। तो डेट टू इक्विटी क्या होना चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, पीछे पढ़ा था ROCE क्या होता है, ठीक है। वो 3 साल की ROCE क्या होनी चाहिए, 20 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे ही आप स्क्रीनर में लिखोगे ना MARKET मार्केट, तो ऑटोमेटिक नीचे ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, उस पर क्लिक करते ही ये आ जाएगा, फिर ग्रेटर देन 100 लिख देना, ठीक है। अब आप कहोगे यार एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 ईयर्स, इतना बड़ा कौन लिखेगा। आपको कुछ नहीं करना, आप एवरेज लिखोगे, रिटर्न लिखोगे तो ना ये आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिक, उस पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 ईयर्स अपने आप छप जाएगा, स्क्रीन पर लिख जाएगा। ग्रेटर देन 20 कर दो उसको, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 साल का ग्रेटर देन 20 कर लो, 10 साल का भी ग्रेटर देन 20 कर लो। ROCE आप यहाँ पे पढ़ चुके हो, सेकंड पॉइंट पर देख लो क्या होता है कि कैपिटल जो कंपनी ने लगाई है, अपने घर की कैपिटल जो कंपनी ने लगाई है उस पर वो प्रॉफिट कितना ले रही है। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का 20% से ऊपर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स की, मतलब प्रॉफिट में जो उसने बढ़ोतरी करी है वो 5 साल की बढ़ोतरी कम से कम 5 या उससे ज़्यादा हो, मतलब 5 से ज़्यादा हो, ठीक है। एंड 10 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 5 से ज़्यादा हो। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स ROE, ये देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, एफिशिएंसी क्या है कंपनी की जनरेट करने की। तो ROE जो है 5 साल की वो 10% से ज़्यादा हो, और उसकी जो सेल्स की जो ग्रोथ है, ठीक है, जो बिक्री की ग्रोथ है 5 साल की वो भी 5 से ज़्यादा हो।
तो देखिए आपने क्या किया, स्टॉक को फिल्टर किया। कैसे कि भाई मुझे वो कंपनी दिखाओ स्क्रीनर महाराज जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ से ज़्यादा हो, डेट टू इक्विटी 1 से कम हो, साथ ही साथ उसकी जो ROCE है 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की वो 20 से ज़्यादा हो, और साथ में प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का 5 से ज़्यादा हो, साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल का 5 से ज़्यादा हो, और साथ में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 5 साल की 10 से ज़्यादा हो, और सेल्स ग्रोथ 5 साल की 5 से ज़्यादा हो। इतने पैरामीटर्स आप जब लगाओगे उसके बाद नीचे बटन होगा रन दिस क्वेरी, उस पर आप क्लिक कर दो। आपके पास इस तरह से नीचे जो आपको फोटो दिख रहा है ना, इस तरह से आपके पास लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, लिस्ट आ जाएगी, स्टॉक्स के नाम आ जाएंगे जैसे अभी आ रहे हैं, कृति न्यूट्रिएंट्स, KMC स्पेशलिटी, सिंगर इंडिया, ग्रोअरवेल, मार्क्सन्स फार्मा, ईशान डाइज, मोल्टेक पैक टेक्नोलॉजीज, इस तरह से बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक आ जाएंगे आपके सामने, लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, मैं तो ऊपर से उठा के चिप दिया है इसको, ऐसा मत समझना कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ऊपर से टॉप 7 उठाकर मैंने पेस्ट कर दिया फोटो। ठीक है, इन मैं होता तो हो सकता है इनमें से एक भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँ, वो आगे देखेंगे क्यों और कैसे करना है। आप उसके बाद क्या करिए, एडिट कॉलम का बटन आ रहा होगा सीधे हाथ पर ऊपर की तरफ, उस पर क्लिक करिए। उसमें आप क्या क्या चीज़ जोड़ेंगे, CMP करंट मार्केट प्राइस जोड़ लीजिए, ROE 7 ईयर परसेंटेज जोड़ लीजिए। ये लिखोगे ना ऑटोमेटिकली आएगा, परेशान मत होइए, कोशिश करिए, देखिए। ROE 7 ईयर्स परसेंटेज लिख दीजिए, ROE 5 ईयर लिख दीजिए, 3 ईयर्स ले लीजिए, ROC 7 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, प्लेज, प्रमोटर होल्डिंग, FII होल्डिंग, DII होल्डिंग लेकर आप सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, देखो साहब, करंट मार्केट प्राइस मतलब आज की कीमत क्या है, ROE हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, 7 साल की, 5 साल की, 3 साल की, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये देखिए पॉइंट नंबर 2, 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, प्लेज परसेंटेज ये देखिए नीचे बताया गया है पॉइंट नंबर 5 पर, वो आपने लिख दिया। प्रमोटर होल्डिंग पॉइंट नंबर 6 ये भी आपने लिख लिया। FII होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बाहर के विदेशी लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर की जो पैसा डालती हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो बड़े बड़े लोग जो इंडिया के हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक हो गए, वो DIIs हैं। तो इनकी कितनी हिस्सेदारी है, होता क्या है, जैसे कोई कंपनी है, मान लो मेरी कंपनी है OPG, बहुत अच्छा काम कर रही है, 1000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। ठीक है, मेरे पास 8% हिस्सेदारी है, तो जो 40% हिस्सेदारी जो मेरी बची है कंपनी की, उसमें से 10% हिस्सेदारी तो आम जनता के पास है, 10% म्यूचुअल फंड लेके बैठे हैं, 20% सपोज करो 20% FIIs लेके बैठे हैं, तो मेरी होल्डिंग कैसी दिखेगी, प्रोमोटर की होल्डिंग दिखेगी 60, FIIs की दिखेगी 20, DIIs की दिखेगी 10 और पब्लिक की दिखेगी 10। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स लिखिए, उसके बाद सेव करिए और रिजल्ट को क्या करिए, एक्सेल की शीट में एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, एक्सपोर्ट कर लीजिए इस तरह से, ये इस तरह से आप जब एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करोगे, उसका एक्सेल शीट को खोलोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ कुछ। ये भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी फ्रेंड्स स्टॉक्स की, ये मैंने एक फोटो उठा के चिप दिया है, यहाँ पर चिपका दिया है। ठीक है, तो आप कैसे देखोगे कि एक्सेल शीट आपने खोली, आउटपुट कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है इसलिए मैं इस वीडियो को तोड़ रहा हूँ 2 पार्ट में, कंटिन्यू करेंगे इसको अपन।